सेल्फ स्टडी करा, नीट का एग्ज़ाम दिया, एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा, सलाह लिया कि क्या करना चाहिए। तो किसी ने बोला नर्सिंग कर लो, किसी ने बोला यूनानी कर लो, तो क्या क्या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। बीएमएस चूज़ किया, काउंसलिंग करवाई मैंने। तो काउंसलिंग में सबसे पहले मैंने रखा था, खुद से काउंसलिंग करी थी मैंने। फर्स्ट राउंड में मुझे ITR अलॉट होगा, एडमिशन लिया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई कि, और जब क्लासेज स्टार्ट हुई तो विश्वास नहीं करोगे यार क्या रिएक्शन था। मैंने सोचा था ये हम डॉक्टर बनने आए, क्योंकि आयुर्वेद में संस्कृत के बिना थोड़ा मुश्किल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद जाकिर, BMS सेकंड प्रोफेसर स्टूडेंट फ्रॉम ITR जामनगर। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने BMS जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो उस टाइम से जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। नीट की प्रिपरेशन करी मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने नीट की प्रिपरेशन करी तो मैंने अपना सेल्फ स्टडी करा था। सेल्फ स्टडी करा, नीट का एग्ज़ाम दिया, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। ओह माय गॉड। तो फिर मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ कि नहीं, सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। तो मैंने फिर देखा कि चलो कुछ सब्सक्रिप्शन किसी का कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो फिर मैंने PW का ऑनलाइन कोचिंग लिया था, कोचिंग लिया। फिर उसके बाद मैं गया, लाइब्रेरी ज्वाइन किया। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन 100% मैंने नहीं दिया था। तो फिर से एग्ज़ाम दिया और फिर से नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था कि यार, एक टाइम पे मैं अपने एक टाइम पे मैं अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था, अब मेरे से एक नीट भी क्रैक नहीं हो रहा। तो बहुत डिप्रेशन में हो गया मैं। फिर छोड़ दिया था मैंने कि मैं तैयारी वारी नहीं कर रहा। तो ऐसे ही मैं फिर कुछ और चीज़ें करने लग गया था। जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचे थे तो मेरे दोस्त ने बोला कि वैसे भी अभी कुछ कर नहीं रहा, तो क्यों ना तू अभी नीट की तैयारी कर ले, 2 महीने हैं, कर ले, फिर अब कल रिवीजन ही तो तुझे करना। तो मैंने बोला हाँ यार, बात भी सही है, रिवीजन ही तो करना है। तो मैंने 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, पूरा रिवीजन किया, पूरा सॉल्व किया क्वेश्चन, मतलब कि जो पुराने नोट्स थे उसको निकाले, फिर उसी से कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उसको याद किया, फिर थोड़े से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, और जो पुराने जो टेस्ट सीरीज थे पढ़े हुए PW के, मैंने उसको सॉल्व किए। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा 591 स्कोर आया था। इसमें मेरा रैंक था 34 के ऑलमोस्ट था। फिर उसके बाद मैं सोचा कि क्या MBBS तो नहीं मिल रहा, तो फिर सोचा यार देखो कुछ ना कुछ तो करना है ही, तो चलो जो भी मिल रहा है वो कर लेते हैं। तो मैंने फिर नेट पे सर्च किया कि क्या करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आए, BMS था, BHMS था, BUMS था, वेटनरी की थी, और बहुत सारी और नर्सिंग का भी था। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे किस में जाना चाहिए। मेरे 1-2 सीनियर भी हैं, सीनियर भाईजान भी हैं, उनसे मैंने सलाह लिया कि क्या करना चाहिए। तो किसी ने बोला नर्सिंग कर लो, किसी ने बोला यूनानी कर लो, तो क्या क्या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। फिर लास्ट में मैंने कुछ YouTube वीडियोज़ भी देखे थे मैंने कि क्या करने में फ़ायदा है। तो लास्ट में कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए। MBBS तो नहीं मिल रहा, वो तो कर नहीं सकता, करना तो MBBS है, लेकिन मिल नहीं रहा था। 2 ऑप्शन मेरे पास बचा था, या तो आप बाहर चले जाओ, या तो फिर यही कुछ कोर्स कर लो जो और भी हैं, आयुष कोर्सेज हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें सोचा कि यूनानी करते हैं, तो मैंने स्कोप देखे यूनानी के स्कोप है या नहीं। तो फिर मुझे पता चला यूनानी के स्कोप एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेद थोड़ा कम है। तो उसको तो मैंने लिस्ट चढ़ाया यूनानी को। फिर यूनानी मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, TBI का भी कॉलेज मिल सकता था यूनानी अगर लेना चाहता तो, जो टॉप कॉलेज में आता है यूनानी का। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा अब क्या करना चाहिए। BMS और वेटनरी में बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि मैं उस टाइम सैलरी देख रहा था कि लोग बता रहे थे कि वेटनरी की जो वेटनरी होते हैं उनकी सैलरी MBBS वालों के बराबर होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो इंसान के डॉक्टर होते हैं और वेटनरी वाले जानवर के, और वेटनरी के स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, और उसके हैं भी रियल में भी। इंडिया को छोड़ो, अब्रॉड में भी जाते हो, फॉरेन में भी जाते हो, तो वेटनरी और डॉक्टर की बहुत डिमांड है। तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज था कि अब क्या करूँ, मैं BMS करूँ या वेटनरी करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा देख, मुझे तो बनना है आदमी का डॉक्टर, यानी ह्यूमन डॉक्टर बनना है, तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में मैंने BMS चूज़ किया। ये था BMS चूज़ करने का मेरा, मतलब कि बोल सकते हो डिसीजन था। ऐसा कुछ मैंने सोच के नहीं किया था कि BMS करने के बाद ये कर सकते हैं। स्कोप मैंने इतने नहीं देखे थे, बस लोगों से कुछ बातें करी, दोस्तों से कुछ पूछा, उसके बाद मैंने BMS लिया। BMS में काउंसलिंग करवाई मैंने। तो काउंसलिंग में सबसे पहले मैंने रखा था, खुद से काउंसलिंग करी थी मैंने। काउंसलिंग में सबसे पहले मैंने आयुर्वेदिक एंड TBI कॉलेज रखा था, क्योंकि दिल्ली का लोकेशन भी अच्छा था और इसकी फीस भी कम थी। इस वजह से मैंने आयुर्वेदिक AUTC को मैंने पहले रखा था, और सेकंड में मैंने रखा था ये IMS BHU का, और फिर थर्ड मैंने ITR रखा था, और फोर्थ को मैंने NIA में रखा था, क्योंकि मुझे जयपुर में नहीं जाना था, क्योंकि जयपुर में बचपन से हूँ मैं, तो मैं जो जयपुर में रह के बोर हो चुका हूँ। तो मैं सोचा चलो कहीं और चलते हैं। तो फोर्थ में NIA को रखा था, और फिफ्थ में मैंने रखा था IIA गोवा को। इस तरह से मेरे 5 कॉलेज थे, 4 सेंट्रल था, एक स्टेट का था जो दिल्ली का था। तो इस तरह से मैंने 5 काउंसलिंग कराया। फर्स्ट राउंड में मुझे ITR अलॉट होगा।
अलॉट हुआ तो फिर एडमिशन तो लेना ही था। फिर मैं अलॉट हुआ तो फिर मैं अपने बड़े भाई के साथ यहाँ पे आया और उसके बाद एडमिशन लिया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई कि यहाँ पे हॉस्टल है, यानी उस वक्त बोल दिया कि शायद आपको हॉस्टल मिल जाए फर्स्ट नहीं तो सेकेंड ईयर में। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे हॉस्टल है ही नहीं बॉयज़ के लिए। हमारे बैच में जो गर्ल्स हैं उनको तो हॉस्टल मिल चुका है, उन्हें वो हॉस्टल में रहती भी हैं। कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, जिसको बाहर रहना वो बाहर भी रह सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। लेकिन बॉयज़ के केस में बिल्कुल अलग है। हमारे सीनियर जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी, उनको भी हॉस्टल नहीं मिला अभी तक। और वो बोल रहे थे कि जब मैं आया था तब भी ऐसे ही बोल रहे थे कॉलेज वाले कि हॉस्टल के पैसे आए हुए हैं, फंड है, बन रहा, लेकिन बना नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा मुझे लगता है कि शायद हम लोग भी इंटर्नशिप कर जाएं तब भी हॉस्टल नहीं बनने वाला है ITR में। तो बॉयज़ को हॉस्टल अलॉट नहीं होता। तो फिर यहाँ पे आने के एडमिशन तो ले लिया। एडमिशन लेने आया तो यहाँ पे देखा यार बहुत प्रॉब्लम था खाने पीने का। कुछ क्या क्या लोग गुजरात में अलग ही लोग खाते हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम था खाने पीने का। तो मैंने सोचा यार अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने फिर से काउंसलिंग करवाई, एडमिशन तो ले लिया। तो मैंने सोचा अब चलो जयपुर NIA ही ले लेता हूँ फिर। लेकिन NIA का कट ऑफ सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे नहीं मिल पाया NIA। लास्ट में मुझे मजबूरन ITRA आना पड़ा। जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है यहाँ पे रूम PG की। इतना प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कुछ लोग हैं गुजरात में जो रिलीजन के बेसिस पे रूम देते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, 100 में से 1-2% ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट में हमें तो वो रूम नहीं दिया था, फिर सेकंड बार ट्राई करा तो उन्होंने दिया हमें रूम और उसमें रहने लग गए। और क्लास हुई 15 दिन का, 5-6 दिन का इंडक्शन चला था हमारा, जिसमें कॉलेज घुमाया गया और बताया गया कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये चलता है। मतलब सारा जो इंडक्शन में काम बताया जाता है स्टूडेंट को अपने कॉलेज के बारे में, वो सारी चीज़ें बताई गई। और जब क्लासेज स्टार्ट हुई तो विश्वास नहीं करोगे यार क्या रिएक्शन था। मैंने सोचा था ये हम डॉक्टर बनने आए, मुझे तो 1% भी नहीं लग रहा कि इससे मैं डॉक्टर बन पाऊँगा। क्योंकि यार क्लास में आते ही सबसे पहले संस्कृत का श्लोक निकाल दिया, ऐसा लग रहा जैसे मैं पंडित बनने आया हूँ या डॉक्टर बनने आया हूँ। भाई शुरुआत के 1 महीने क्या 2 महीने 3 महीने 2 महीने तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार अब चलो नीट की तैयारी फिर से करते हैं। तो मैंने नीट की तैयारी फिर से शुरू कर दी जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचे थे फिर से। तो मैंने फिर तैयारी पूरा स्टार्ट कर दिया करना, फिर 2 महीने करा। और लास्ट के 1 हफ्ते जो बचे थे नीट के एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने ढंग से पढ़ना छोड़ दिया था, बायो रिवाइज नहीं किया था। तो पिछली बार तो मेरे इतने नहीं आए थे, 612 नंबर आया, लेकिन रैंक बहुत हाई चला गया था। तो आपको पता ही 2024 का कितना गया था, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर अब मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो आप करो या फिर मरो। तो मैंने फिर आयुर्वेद पढ़ना स्टार्ट किया, रट्टा मारना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत मैंने 1 महीने मैंने पूरे संस्कृत ही पढ़ी थी। क्योंकि आयुर्वेद में संस्कृत की बिना थोड़ा मुश्किल है, मैं बोलूँगा संस्कृत तो आनी ही चाहिए यार। क्योंकि संस्कृत नहीं आएगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सारे बुक है, जैसे संहिता हो गया, जितनी भी बुक है, संहिता, अष्टांग और अष्टांग हृदय और ये सब फर्स्ट प्रॉफ की जो गए थे, पदार्थ हो गया, संहिता तो बता ही दिया मैंने। और संस्कृत तो अलग ही सब्जेक्ट फर्स्ट प्रॉफ में रखा गया था कि आप पढ़ पाओ। और ये सब चीज़ें, और क्रिया शरीर, रचना शरीर, यानी कि फिजियोलॉजी, अनाटमी, सारी जो बुक होती है ना, आपको पता होगा फर्स्ट प्रॉफ में क्या होता है, क्रिया शरीर और रचना शरीर, इसको फिजियोलॉजी और अनाटमी बोलते हैं। इसका दोनों पोर्शन पढ़ना पड़ता है, आयुर्वेद भी और मॉडर्न भी। तो आयुर्वेद आप करते हो तो आपको संस्कृत तो आनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत जब तक नहीं है आप श्लोक को समझ नहीं पाओगे। श्लोक नहीं समझ पाओगे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा कितना ही मार सकता है कि इंसान, बताओ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं 10-20 श्लोक उसका रट्टा मार के निकाल दिया, तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो संस्कृत थोड़ी सी कंपलसरी हो जाती है, आपको इतना तो आना चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि कहना है श्लोक में है क्या, बस। फिर संस्कृत मैंने पढ़ी 1 महीने, फिर श्लोक समझ में आने लग गया, फिर अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगने लग गया। फिर धीरे धीरे जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने सोचा अब तो करना ही पड़ेगा, और फिर बहुत मेहनत करी मैंने, 2-3 महीने तो लगातार मेहनत करी थी, नोट्स बनाए लास्ट के। फिर जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम हुआ और मैं सब में पास हो गया, 5 सब्जेक्ट में पास हो गया। और लेकिन हमारे बैच का जो रिजल्ट आया तो बहुत गंदा है। ऑलमोस्ट 50% लोग KT लेके आ गए, मतलब 50% लोगों को KT लग गई, और मैं तो पास हो गया। फिर भी मेरे 1-2 दोस्तों, उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई। तो इस तरह से मैं अपना 1 साल पूरा इसमें निकाला, पूरा लास्ट में बोलता मरता क्या ना करता। तो वही मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने BMS के बारे में जानना शुरू किया कि BMS क्या फ्यूचर है इसकी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, BMS में क्या स्कोप है, BMS में जाके क्या कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, BMS में आप भी बहुत अच्छे कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो कोई कमी नहीं है, सैलरी में भी लाखों प्लस है सैलरी। और स्कोप की बात करें तो 1-2 स्कोप नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो आप। अब मैंने वीडियो भी बनाई है इस पर, क्या क्या कर सकते हो आप। और आगे स्टडी करनी होती है तो फिर PG UG करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं आयुर्वेद में, स्कोप की कोई कमी नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि अब आयुर्वेद में जब आ ही गए, जब किस्मत ने मुझे यहाँ लेकर आया ही है, तो कुछ तो वजह हो गई।
तो हम बस मेरी चल रही है पढ़ाई। और वीडियो आपको कैसी लगी हो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक। थैंक यू।